हे गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड के इस एक्सक्लूसिव सेशन में। उम्मीद करता हूं ऑडियो एंड वीडियो आप तक बढ़िया पहुंच रहा है। बताइए एक बार, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी ठीक है? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई भी कंसर्न है तो बताइए। गुड इवनिंग अभिमन्यु जी, सभी को गुड इवनिंग। बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बढ़िया सब। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इस एक चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मतलब मॉड्यूल ए में आप मान के चलिए, अगर 25 मार्क्स का पोर्शन भी पूछते हैं तो ये अकेला चैप्टर एटलीस्ट 7 मार्क्स का है। 7 to 8 मार्क्स इस अकेले से आएगा। ये आप मान के चलिए 8 मार्क्स तक का वेटेज इसका है। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिस्कशन। और ध्यान रखना, सीआईबी में सबसे इंपॉर्टेंट है हर छोटी छोटी बात पर नजर रखना। तो मैं आप लोगों को बीच बीच में मार्किंग करता चलूंगा ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर आपका फोकस होना चाहिए। वैसे मैंने सब कुछ जो अननेसेसरी था वो सब मैंने ऑलरेडी हटा दिया नोट्स में से। जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है वही सब रखा है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट तो एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। ये क्या कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन एक बार पूछा गया था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से किसे मैनेजर माना गया है? तो इंचार्ज को माना गया है। पूरी पूरी डेफिनेशन हमें याद नहीं भी रहे तो हमको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे इंचार्ज, एक बार पूछा गया था कि इंचार्ज ऑफ द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजर बाय हु? तो ऑप्शंस में था कैम्ब्रिज डिक्शनरी। फिर हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल से रिलेटेड अभी और भी बातें हम पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल ने सबसे पहले हमको क्या दिया? हेनरी फेयोल ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं उन्हें 6 टाइप्स में बांट दिया। 6 तो इन्होंने क्या दी? एक्टिविटी। 6 एक्टिविटी किसकी दी इन्होंने? ऑर्गेनाइजेशन की। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 तरीके के काम होते हैं। फिर इन 6 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी दी इन्होंने मैनेजमेंट। उसके कुल 5 फंक्शन बताए। किसके? मैनेजमेंट के। कई बार हम इनको एग्जाम में मिक्स कर देते हैं। फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देते हैं और एक्टिविटीज को मैनेजमेंट से। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका कोड भी याद रखना है। POCC। POCCC। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन जो हमें किसने दिए? हेनरी फेयोल ने दिए। इसके अलावा हेनरी फेयोल ने हमें और क्या दिया? हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। किसके? मैनेजमेंट के। कि एक बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए अगर इन 14 बातों को आप फॉलो करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से मैनेज हो पाएगा। POCCC में क्या क्या है? सर क्या 14 प्रिंसिपल्स भी हमें याद करने हैं क्या? नहीं, नंबर सिर्फ जो है वो याद हमको रखना है। P का मतलब है प्लानिंग। O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग करना। C का मतलब है कमांड देना। अगले C का मतलब है कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है।
छह एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? टेक्निकल काम होता है, कमर्शियल काम होता है, फाइनेंशियल काम होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, और मैनेजेरियल होता है। अब इस मैनेजेरियल काम में कितने फंक्शन बताए फिर उन्होंने? 5 फंक्शन। यहां के 5 फंक्शन, ठीक है। पर क्या सिर्फ अकेले मिस्टर फेयोल थे? क्या उन्हें ही अकेले को क्या हम अकेले को ही अमर बनाएंगे उनको? उनके अलावा और भी लोग थे, जैसे F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है, उन्होंने भी मैनेजमेंट को डिफाइन किया, और उनकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन का कीवर्ड क्या है? उन्होंने बोला कि अगर आप इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, तो मतलब आप एक अच्छे मैनेजर कहलाओगे। हेनरी फेयोल की बात हम ऑलरेडी कर चुके, देखो वही पांचों फंक्शन, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल उन्होंने दिया। फेयोल के बाद आए फिर ड्रकर, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने किताब लिखी, उन्हें हमने मैनेजमेंट गुरु कहा इंडिया में, और उन्होंने एक किताब लिखी मैनेजमेंट के ऊपर, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो किताब का नाम हमें याद रखना है। मैनेजमेंट जो है उसको डिसिप्लिन बताने वाले पहले इंसान थे मिस्टर पीटर ड्रकर। मतलब क्या है इसका? जैसे आप आर्ट्स को एक सेपरेट सेट ऑफ डिसिप्लिन मानते हो स्टडी के लिए, साइंस को मानते हो, कॉमर्स को मानते हो, इन्होंने मैनेजमेंट जो है उसको एक सेपरेट सेट ऑफ डिसिप्लिन माना। इनका कहना था मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा डोमेन है, इसको अलग से पढ़ा जाना चाहिए, जस्ट लाइक आर्ट एंड साइंस। पहले इंसान जिन्होंने इसे कॉमन सेंस की बात से बाहर निकालकर एक सेपरेट डोमेन के रूप में रखा। तो टेलर, फेयोल, ड्रकर और कैम्ब्रिज डिक्शनरी और हेनरी फेयोल के बारे में हमने 3-4 बातें एक साथ की। मैनेजमेंट की प्रोसेस को जेनरिक तरीके, देखो फेयोल ने तो 5 बातें बताई थी, पर जेनरिकली मैनेजमेंट को इन 5 शब्दों से, या मैनेजमेंट की प्रोसेस या मैनेजमेंट के फंक्शंस को इन 5 शब्दों से जोड़ा जाता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब आपके सिलेबस के ये 5 चैप्टर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस में बांटा गया है। बताओ, यहां तक बताओ, किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। डेली लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा। आप कह रहे हैं फुल नोट्स, आप चाहते हैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पहले ही लेक्चर में आप चाहते हैं कि मैं अटैच कर दूं क्लास के साथ? क्या ये आप चाहते हैं? इज इट व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप हमारे सामने। चलिए आगे बात करते हैं। फंक्शंस जो अभी अभी मैंने आपको बताए, POSDC इसको हम बोलते हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस। मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस में पर्सपेक्टिव समझो आप सबसे पहले।
मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस है क्या? मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस का मतलब है कि एक एक कोई भी इंडिविजुअल जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ता है, सोचता है, अपनी ओपिनियन बनाता है, हर किसी का अलग अलग नजरिया हो सकता है। मेरा मैनेजमेंट को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपके साथी का अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट की जितनी भी रिटन हिस्ट्री अवेलेबल है, उसके बेसिस पर अलग अलग दौर में अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल ने मैनेजमेंट को अलग अलग नजरिए से देखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट बन गए, कुछ अप्रोचेस बन गई, कुछ थॉट्स बन गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक थॉट की, एक एक पॉइंट की। कोई डाउट्स हैं आप लोगों को? पहले मुझे कुछ बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। प्रांजलि जी, हम बहुत धीरे चल रहे हैं, हम क्रैश बैच में हैं, हम इससे धीरे चलेंगे तो हम सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे। वी आर गोइंग वेरी स्लो। अभी तक हम ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गया, हम लोगों ने सिर्फ 4 ऑथर्स के नाम पढ़े हैं और उसके अलावा हमने 2 शॉर्ट वर्ड सीखे हैं, एक पीओ ट्रिपल सी और एक पीओएस डीसी। इससे धीरे अगर चलेंगे तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे पूरा। फिर भी कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डाउट आए आप में से किसी को भी, आप पूछिए उसको कि सर ये वाला हमको थोड़ा जल्दी चला गया, हमको नहीं पकड़ में आया, तो वो आप पूछिए, हम डिस्कस करेंगे। इन सबके कीवर्ड बता दीजिए। कीवर्ड ही बताते चल रहा हूं मैं सनी जी, आप नोटिस कर रहे होंगे मैं चीजों को बॉक्स में बंद कर रहा हूं, अंडरलाइन मार्क कर रहा हूं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अभी अभी मार्क किया, तो वही कीवर्ड्स हैं। हाँ, ये बात मैं हमेशा कहता हूं हर बैच में, जो महेंद्र जी भी कह रहे हैं, अगर आप किसी तरीके से किसी भी वे में छोटा रास्ता निकालना चाहेंगे, जैसे देखिए, जैसे क्लास शुरू होते ही आ, आ, हमारे एक साथी हैं, मैं नाम पूरी तरह से जज नहीं कर पा रहा हूं, जाटव जी जो हैं, उन्होंने क्लास शुरू होते ही उन्होंने ये समझ लिया कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, सर आप नोट्स दे दो, हम पढ़ लेंगे। मैं कहता हूं अगर आपने पहले एक बार भी नहीं पढ़ा तो क्या आप ये जज कर लेते? क्या आप पीओ ट्रिपल सी बना लेते? मैं दे दूंगा आपको नोट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट्स दे दूंगा। क्या आप पीओ ट्रिपल सी बना लेते? क्या आप जो मैंने कीवर्ड्स बॉक्सेस में बंद किए हैं वो कर लेते? आप लोगों को थ्योरी पढ़ने में आसान लगेगी मॉड्यूल ए की, मैं आपको गारंटी देता हूं। सेल्फ करने बैठोगे, जैसे ही आप जैसे ही आप खुद पढ़ने, पर्सनली पढ़ने बैठोगे तो कर ही नहीं पाओगे आप, आपको याद ही नहीं होगा, आपको लगेगा आप पढ़ के आगे निकल गए, पर याद कुछ भी नहीं होगा। अभी आप देखना, एवरी सैटरडे संडे आने वाले टाइम में मैं कुछ यूट्यूब पर एमसीक्यू के सेशंस करूंगा, केस स्टडीज वगैरह, जब हम इन टॉपिक्स में से वहां डिस्कस करेंगे आपको पता लग जाएगा ये आसान पोर्शन नहीं है। ये तो मैं बड़े भारी कंटेंट में से कुछ काम की चीजें निकाल के मैं मार्क करूंगा तो आपके लिए इजी बन जाएगा। इट्स ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज काम की चीज चली जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। सो फुल पीडीएफ मैं यकीन दिलाता हूं आपके किसी काम में नहीं आएगा। फुल पीडीएफ अगर हम आपको दे दूंगा मैं, तो आपको वो किसी काम में नहीं आएगा। फुल पीडीएफ में आपको अगर मॉड्यूल बी भी चाहिए तो आपको कैपिटल बजटिंग समझ ही नहीं आएगा। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग थोड़ा ये पेशेंस रखें, पढ़ते चलें, साथ साथ समझते चलें। जितना मैं रोजाना का मतलब, अगर आप पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ने में कमिटेड हो तो मेरा ये कहना है कि मैं जो रोजाना आपको 10-15 पेज पढ़ाऊंगा, सिर्फ उतना पीडीएफ आप रोज का रोज रिवाइज कर ले, दैट वुड बी सफिशिएंट।
देखिए थोड़ा बहुत कभी कभी, आज पहला दिन है, मुझे पता है टाइम इज रनिंग आउट, वो उन लोगों को फील हो रहा है जो पहले पूरा एक बैच पढ़ चुके हैं, 2 बैच आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जो आज पहली बार लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस प्लीज रखिए, हमको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। सबके मन में बहुत सी क्वेरीज होती हैं, पहला दिन है, थोड़ा सा पेशेंस हम रखें। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था आज हम फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे, डोंट वरी। जैसे जैसे सिंह साहब ने कहा कि सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आई हैव टू आंसर दीज क्वेरीज, पीपल हैव जेनरिक क्वेरीज, ओके। जेनरिक क्वेरीज होती है लोगों के मन में, तो थोड़ा सा पेशेंस प्लीज सब लोग रखिए। कुछ नए साथी हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारे गूज बम्स हैं, ठीक है। आप ध्यान, सिंह साहब व्हाट्सएप ग्रुप हमने कोई अलग से नहीं बनाया हुआ है, आप, इजी सब्जेक्ट है, काफी टाइम रहेगा हमारे पास, कभी कोई क्वेरी हो आप लोगों को, आप लोग मुझे पूछिए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी हो पूछिए क्लासेस के अंदर, मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। फिर भी एक एप्लीकेशन पर कम्युनिटी है, वहां पर भी आप चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, और बिल्कुल आखिरी तक अगर आप लोग बने रहेंगे, अगर आप क्लासेस में कमिटेड और कंसंट्रेशन रखेंगे, बिलीव मी कोई प्रॉब्लम आपको ये पेपर निकालने में नहीं आएगी। बस कुछ भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, और सब कुछ फॉलो करना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट को अलग अलग समय पर लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो एक है क्लासिकल अप्रोच। देखो अभी इस क्लासिकल अप्रोच में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सेल्फ रीडिंग बिना एक बार क्लास समझे काम नहीं आएगी। सेल्फ रीडिंग जो है उसमें आप ये तय नहीं कर पाते कि ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो मैनेजमेंट को किस नजरिए से देखता है। ट्रेडिशनल स्कूल वाले जो ऑथर्स हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन की क्वांटिटी गिनो, जो ज्यादा माल बनाता है वो अच्छा मैनेजर है, जो कम बनाता है वो बुरा मैनेजर है। ये वो मैनेजर्स होते हैं जो कमियां निकालने और उन्हें ठीक करने में बिलीव करते हैं। मतलब हर भारतीय घर में जो सास है वो ट्रेडिशनल मैनेजर है, उसको सिर्फ कमियां दिखती है, कभी अपनी बहू की बढ़ाई तारीफ नहीं करेगी। तो जितनी भी भारतीय सास हैं वो सब ट्रेडिशनल स्कूल की मैनेजर्स हैं। ये वो हैं, ये इस तरीके के मैनेजर्स होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारा एम्प्लॉय हमें छोड़ के नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा। एम्प्लॉयज जो है हमारे वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे आप उनके साथ कैसा भी बिहेव कर लें। ये अकाउंटिंग मॉडल पर बिलीव करते हैं, मतलब हर चीज का रिकॉर्ड रखना इनका बेसिक इंटेंशन है। हर चीज को लिखेंगे, ये हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कागजी काम करने वाले मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें अच्छा मैनेजर्स मानते हैं। इन लोगों के लिए सब बराबर है, इनके लिए डॉक्टर और कंपाउंडर में कोई अंतर नहीं है, इनके लिए दोनों बराबर मानते हैं। ये दोनों का काम उनके आवर्स कमिटमेंट से देखते हैं कि कौन ज्यादा घंटे ऑफिस में रुका। ये कौन से मैनेजर है, ट्रेडिशनल मैनेजर या क्लासिकल मैनेजर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। फिर बात आती है नियो क्लासिकल की, और सबसे ज्यादा नियो क्लासिकल को पूछा जाता है, इसे बिहेवियर स्कूल भी बोलते हैं हम। ये पहला स्कूल ऑफ मैनेजमेंट था, ये दूसरा है। और नियो क्लासिकल का कनेक्शन सिर्फ एक शब्द से है, हमेशा याद रखना, इनके लिए वो मैनेजर अच्छा है जो अपनी टीम को मोटिवेट करके रखे, जो अपनी टीम से बेहतर काम करवा ले। ये वो लोग हैं, ये वो मैनेजर से जो कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं ना आपके लिए, उन सबकी नीड्स अलग अलग है, और आप सबकी नीड्स को अगर पहचान सकते हो, अगर आप सबकी नीड्स को पहचान सकते हो, तो ऐसे केस में आप अपने लोगों से बेहतर काम करा सकते हो। इनका कहना है लोगों के साथ बात करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीम वर्क अगर आप करवा पाते हो तो आप अच्छे मैनेजर हैं, और
ये पूरा का पूरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अपने मेंबर्स की साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस पर है। मैं मेरे अंडर काम करने वाले की साइकोलॉजी अगर नहीं समझ पाऊंगा, उसका सोचने का तरीका अगर मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं बेहतर तरीके से काम उनसे नहीं करवा पाऊंगा। और नियो क्लासिकल स्कूल को कई लोगों ने सपोर्ट किया है। आगे हम जब डायरेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे मोटिवेशन की। कुछ थ्योरीज हम यहां पढ़ रहे हैं। जैसे पहली थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो बड़ा जाने माने मैनेजमेंट थिंकर। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो लोग जॉब करते हैं उनमें हर कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो भी नया नया ज्वाइन किए हैं, वो आपके यहाँ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही। इसको बोलते हैं बेसिक नीड्स। फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या बेसिक नीड्स इसको कहा जाता है। बेसिक भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो बेसिक या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स है, इन कैटेगरी में जो लोग हैं उनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान की नीड अगर उनकी पूरी हो रही है तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ समय हो गया काम करते हुए, वो रोटी कपड़ा मकान से आगे की सोचने लग गए। उनको चाहिए फैमिली की हेल्थ सेफ्टी, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये इसमें आ जाएगी। अगर आप इतना दे रहे हो, इतना पे कर रहे हो कि उनकी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही है, तो वो आपके लिए मोटिवेटेडली काम करते रहेंगे। तीसरी नीड, जो लोग काफी समय हो गया अब उनको चाहिए कि क्योंकि मेरा दिन भर ऑफिस में गुजरता है तो मुझे इस फैमिली का हिस्सा माना जाए। यहाँ कुछ इवेंट्स हो, सेमिनार्स हो, कल्चरल इवेंट्स हो। सो लव एंड बिलोंगिंगनेस, उनको एक अब सोशल कनेक्ट चाहिए। और सोशल कनेक्ट अगर ऑफिस के अंदर कोई ढूंढने लगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा माहौल बना के देता है कि जहाँ पे आपस में बातचीत करना, कल्चरल इवेंट्स करवाना, सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, ये सारी चीजें अगर होने लगे टाइम पर, तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। दे विल फील कमिटेड। सेल्फ स्टीम, अब मामला आ गया ईगो पर। ये वो लोग हैं जिनको इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। मतलब ये अब अपना ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि मुझे एक लंबा समय हो गया काम करते हुए, तो मेरा डिग्निटी रेस्पेक्ट रखा जाए, मेरे अचीवमेंट्स को मेरे जूनियर्स के सामने सेलिब्रेट किया जाए, मेरे जूनियर मेरी रेस्पेक्ट करें। दैट इज सेल्फ स्टीम एगो नीड्स या ईगो नीड्स भी इसे बोलते हैं। फिर आती है आखिरी नीड्स उन लोगों की जो अब लगभग रिटायरमेंट के दरवाजे पर हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो यहाँ रिटायरमेंट के दरवाजे पे हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। कई लोग होते हैं जिन्होंने जो हाईली क्वालिफाइड है, काम करते अभी 5 साल हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मैं अपनी स्किल को यूज करना चाहता हूं डिसीजन मेकिंग में। आपको लगता है अगर वो 5 साल पहले ज्वाइन किया हुआ लड़का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे नहीं जाने देंगे, तो आप उसे लीडरशिप रोल दें। जब आप उन्हें लीडरशिप रोल देंगे तब वो आपके लिए लंबे समय तक काम करते रहेंगे। ये किसकी थ्योरी है? अब्राहम मैस्लो। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी किसी के मन में? हाँ, वो भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे, सब्र करो, पहले ही दिन उन एग्जाम्पल्स को मत ढूंढो। टॉपिक भी उससे रिलेटेड आने दो, जब कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? बाहुबली भी आएगा, कचोरियां भी आएगी और कालके भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, धीरे धीरे सब आएंगे अभी पिक्चर में। फिर आते हैं मिस्टर डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर जो है, इन्होंने हमको दी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। डगलस मैकग्रेगर की जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, इसको आप ध्यान से समझिए कि मैकग्रेगर साहब एक दिन ऑफिस आए, उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को देखा। कौन? जो आलसी थे।
देखो, आप इन थ्योरीज को देखोगे ना तो आपको लगेगा आपके ऑफिस में इन सब कैटेगरी के लोग हैं। जब वो आए तो उनको पता लगा कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आलसी हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, उनको अगर कोई भी काम दोगे तो वो अवॉइड करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड है। अगर अचानक से जनरल मैनेजर ऑफिस में आ जाए तो यही लोग जो आलसी थे, अपनी चेयर पर सर रख के सो रहे थे, अचानक से उठ के स्वागत में ये सबसे पहले आगे जाएंगे। इनमें बहुत ज्यादा अपने काम के थ्रू आगे बढ़ने की एम्बिशन नहीं होती। कोई इनको इनकी चापलूसी के लिए आगे बढ़ा दे तो दे फील हैप्पी। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि काम करने वाले की कभी हार नहीं होती। बाय नेचर अगर इन्हें कुछ भी नया करने के लिए कहोगे तो रूठ जाएंगे ये, तो ये नाराज हो जाते हैं, ये रेसिस्ट करते हैं। ये थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉय, अगर इन्हें आपको मोटिवेट करना है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, इन्हें अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो या तो इन्हें लालच दो बहुत बड़ा, तो या तो ये लालच रिवॉर्ड से मानेंगे, या फिर इनको चांटा मारना पड़ेगा, ये पनिशमेंट से मानेंगे। इनके लिए मोटिवेशन का कोई तीसरा रास्ता नहीं है। थ्योरी वाई वाले भी लोग दिखे मिस्टर मैकग्रेगर को, और वो कैसे दिखे? ऐसे लोग जो अपने काम को बिल्कुल खेल की तरह लेते हैं, उन्हें मजा आता है। दूसरे, ये सेल्फ डायरेक्टेड है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक कोई बताएगा नहीं वो कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस में घुसते हैं, बेचारे अपना काम तुरंत इमीडिएटली चालू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, इनको ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करने में खुशी महसूस होती है। ये वो लोग हैं जो क्रिएटिवली नए नए तरीके से काम करना पसंद करते हैं, और इनकी जो नेचर है वो किसी भी काम के अगेंस्ट जाने की नहीं होती है। नॉट वर्ड हमने यूज किया है। तो ये किसी भी नए काम के खिलाफ नहीं होते, दे लव टू डू न्यू थिंग्स। दो कैटेगरी के लोग, ये वो लोग हैं, इन्हें अगर आप मोटिवेट करोगे तो ये नए टास्क से, न्यू एंड चैलेंजिंग, नया और चैलेंजिंग टास्क इनको मोटिवेट करने के लिए काफी है। ये नए काम को बहुत खुशी से करते हैं, इनको आपको ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने किए हुए काम के रिकग्निशन पे ही खुश है। बताओ, मैकग्रेगर में कोई डाउट है? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। आज व्रत है, चलो व्रत है तो कचौरी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे अपन। आज बहुत सारे त्योहार हैं एक साथ। क्लियर? चलिए, हाइजीन थ्योरी की बात करते हैं। देखो, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी किसने दी? नाम बड़े काम का है, फ्रेडरिक हेजबर्ग। और एक और बात याद रखना, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, इसको सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर थ्योरी भी बोलते हैं, इसको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या कहा, देखिए ध्यान से समझना। हाइजीन थ्योरी और मोटिवेशन पॉइंट मिस्टर हर्चबर्ग हमसे क्या कह रहे हैं, और ये मिस्टर मार्को आपके लिए है। कचौरी खाने गए हम, ध्यान से समझना। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ये थ्योरी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। कचौरी खाने गए आप, अगले आदमी ने आपको कचौरी दी गरम। गरम कचौरी मिलने पर क्या आपको कुछ अतिरिक्त खुशी महसूस होगी? नहीं, आप खाने ही गरम गए थे। कचौरी अगर ठंडी होगी तो आपको बुरा लगेगा। अब वो ठंडी कचौरी में
आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चटनी डाल के दे रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा नमकीन डाल के दे रहा है, तो भी आप खुश नहीं होंगे। आप क्या कहोगे, यार ठंडी है ये तो इसमें तो कुछ भी डाल ले, लगनी तो बुरी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाइजीन फैक्टर वो है जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है आपके डिससेटिस्फेक्शन को रोकने के लिए। लेकिन अगर आप किसी दुकान पे गए, पैसा दिया, उसने आपको गरम कचौरी दी, आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश महसूस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी जगह किसी भी दुकान पे जाते, वहां भी आपको गर्म ही कचौरी खानी थी, ठंडी कचौरी खाने थोड़ी गए थे आप। अब उसने बहुत सारी कोटा की कचौरी, हाँ कोटा की कचौरी ले लो, बहुत सारी कचौरी जो आप मतलब आपने जो कचौरी ली, और कोटा में तो नियम है कचौरी एक नहीं दो ली जाती है। एक कचौरी मांगने पर दुकानदार यहाँ मना भी कर देते हैं, कहते हैं कि चल भग निकल यहाँ से, एक कचौरी कौन लेता है, ऐसा भी बोलते हैं यहाँ। तो दो कचौरी आपने ली, उसने आपको बहुत गरम गरम कचौरी दी, उसमें उसने थोड़ी एक्स्ट्रा चटनी डाल दी और थोड़े से नमकीन ऊपर से डाल दिए, थोड़ा सा दही फ्री में दे दिया। अब आप, क्या है दुकान है, अब आप चार लोगों को और बोलोगे कि यार दुकान तो ये है। देखो पहले उसने क्या इंश्योर किया, पहले उसने आपको नाराज होने से रोका। कैसे? गरम कचौरी देके। उसके बाद उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जिससे आप मोटिवेटेड महसूस किए, और आपने बाकी लोगों को भी बोला कि यार कचौरी तो उसी दुकान पे खानी है, धंधा निकल पड़ा उसका। ऐसे ही तो बनती है ब्रांड वैल्यू। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या है कि आप जो आदमी आपके यहाँ जॉब कर रहा है, उसे आप उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से स्टेटस दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, सैलरी टाइम पे दे रहे हैं, कुछ एडिशनल अलाउंसेस दे रहे हैं। इनसे वो मोटिवेट नहीं फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसको हर जगह मिलते हैं। हाँ, इनमें से अगर कुछ आप नहीं दोगे तो फिर वो डीमोटिवेटेड जरूर महसूस करेगा कि यार कमाल है, ये लोग तो नवरात्रि पे छुट्टी नहीं देते, कमाल है यार, यहाँ तो किसी की इज्जत ही नहीं है, हर कोई यहाँ तो पियोन भी डांट के चला जाता है किसी को। फिर वो डीमोटिवेटेड फील करता है, फिर काम नहीं करेगा। मोटिवेशन जो है वो हाइजीन फैक्टर मेंटेन करने के बाद आएगा। अब आपने लोगों को खुश रखा हुआ है, फिर आप उनको उनकी पसंद का कुछ चैलेंजिंग टास्क दे रहे हो, उनके अच्छे किए काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उन पे भरोसा करके उनको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन आएगा, मोटिवेटेडली काम करेगा आपके लिए। बताइए, क्लियर है? कोई डाउट किसी के मन में related to motivation and hygiene theory? क्लियर है ये पॉइंट? फिर अगली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हमारी है क्वांटिटेटिव स्कूल। हमने थ्योरीज पढ़ी नियो क्लासिकल में। क्वांटिटेटिव स्कूल थ्योरी जो है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैनेजमेंट बिल्कुल मैथमेटिक्स के थ्योरीज की तरह है, इसीलिए गुड मैनेजमेंट बैड मैनेजमेंट को आपको हाइपोथेसिस के थ्रू, डेटा के थ्रू, मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू बनाना चाहिए। मतलब ये डिटेल्ड प्लानिंग, डेटा पर बेस्ड प्लानिंग में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं डेटा एनालाइज करो फिर तय करो कैसे मैनेज करना है। इनकी नजर में वो मैनेजर्स अच्छे माने जाते हैं जो हर चीज को एक्सेल शीट पर एनालाइज करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। ऐसे मैनेजर्स और ऐसे मैनेजमेंट को फेवर करने वाले लोगों को किस कैटेगरी में रखा है? क्वांटिटेटिव स्कूल या मैनेजमेंट साइंस स्कूल में, जो हर चीज के पीछे कोई ना कोई डेटा बेस मांगते हैं। बिना किसी डेटा के ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। चौथा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है डैनियल कार्ड्स की तरफ से दिया हुआ। डैनियल कार्ड्स क्या कहते हैं? डैनियल कार्ड्स कहते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है जिससे कई लोग, कई तरीके के कस्टमर, कई तरीके के सप्लायर, कई तरीके के कॉम्पिटिटर रेगुलरली इंटरेक्शन करते हैं।
बाजार की सिचुएशंस बार बार बदलती हैं, उसके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वर्किंग भी बदलता है। तो इसीलिए आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करो तो आपको बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड वे में कलेक्ट करते रहना चाहिए। मतलब बदलते माहौल के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बदलता रहे उसे एक अच्छा मैनेजमेंट कहा है डैनियल कार्ज के सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने, कि जब आप कोटा शहर में आए हैं तो आप कचौरी खाएं, समोसा खाएं, ये समझदारी है। लेकिन जब आप कोयम्बटूर घूमने जाएं या जब आप साउथ में घूमने कहीं भी जाएं तो वहाँ इडली खाएं, डोसा खाएं। जब आप महाराष्ट्र जाएं तो आप वड़ा पाव खाएं। जब आप मध्य प्रदेश जाएं तो आप पोहे खाएं। जब आप गुजरात जाएं तो सब कुछ खाएं, खाखरा फाफड़ा खाएं। बेस्ड ऑन द सिचुएशन अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग बदलते जाते हो तो डैनियल कार्ड्स के हिसाब से आप सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर कहलाते हो। पांचवा स्कूल है कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हमसे क्या कहता है? कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हर प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। इसीलिए हर एक्सेप्शनल सिचुएशन का अलग अलग मैनेजमेंट होता है। कॉन्टिजेंसी स्कूल हमसे कहता है सब कुछ कंट्रोल मत करो, डू नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, सिर्फ कंट्रोल ओनली एक्सेप्शनल सिचुएशंस। हर चीज को आप कंट्रोल मत करो। हर चीज कंट्रोल करने लगोगे तो फिर वो मिलिट्री राज जैसा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट जैसी आपके सामने एक्सेप्शनल सिचुएशन आए उसे कंट्रोल करने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे हम कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर आती है कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो लंबे समय से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं उनमें फॉलो किया जाता है। दो कंसेप्ट फॉलो करते हैं वो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप ऑलपिन से लेकर अगर आप ऑलपिन से लेकर एरोप्लेन तक भी बनाते हैं तो आपको ऑलपिन बनाने पर भी उतना ही बेहतर कंट्रोलिंग सिस्टम रखना चाहिए जितना आप एरोप्लेन बनाने पर कंट्रोलिंग सिस्टम रखते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, प्रोसेस सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कब यूज किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया गया। डेवलप उसी टाइम पे हुआ, जापान में हुआ, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। टीक्यूएम 4 मेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। एम्प्लॉइज को शामिल आपको करना होगा। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करो आपको अपने एम्प्लॉइज को उसमें शामिल करना होगा। आप जो कुछ भी बनाओ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ही एक शब्द है जो आजकल आपको बोलचाल की भाषा में सुनने को मिलने लगा होगा। लोग बड़े बड़े एसओपी करते रहते हैं आजकल के मैनेजर्स। एसओपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ये स्टैंडर्ड आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैकेनिज्म है वो बदलना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट जब भी आप बनाओ उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब हर एक लेवल पर क्वालिटी चेक होना जरूरी है। 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बताओ
कोई डाउट है पहले यहां तक तो वो पूछें आप। फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज का मतलब होता है नंदिता जी एडिशनल बेनिफिट देना। जैसे आपका बैंक कहे कि आपके मोबाइल का रिचार्ज हर महीने बैंक कराएगा, तो ये फ्रिंज बेनिफिट है। आप अगर बैंक के काम से कहीं जाएंगी तो उस ट्रेन का किराया बैंक देगा, ये फ्रिंज बेनिफिट है। फ्रिंज का मतलब होता है कुछ एडिशनल बेनिफिट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको देता है। क्लियर है? और किसी के मन में कोई डाउट है प्लीज पूछे। फिर बात करते हैं हम डैमिंग, जुर्रान और क्रॉस बाई की। नहीं, अंतर है दोनों बातों में। फ्रिंज बेनिफिट अलग चीज होती है और अलाउंसेस अलग चीज होती है। दोनों टेक्निकली अलग अलग, याद रखिएगा आप हमेशा। फ्रिंज बेनिफिट्स पे अलग तरीके से इनकम टैक्स लगता है, अलाउंसेस पे अलग तरीके से इनकम टैक्स लगता है। बोलचाल की भाषा में आप दोनों को सिनोनिम्स बोल सकते हो। हाँ, फ्रिंज का मतलब परक्विजिट्स कहा जा सकता है। दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, अलाउंसेस कभी फ्रिंज के बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना है। चलिए, डेमिंग, जुर्रान और क्रॉस बाय, तीन दोस्त जब मिल बैठे तो उन्होंने क्या बनाया? टीक्यूएम का अप्रोच बनाया। और कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14 प्रिंसिपल्स दिए। और इसमें से एक आदमी ने इतनी जबरदस्त बात कर दी कि इस बंदे की हुई बात को आजकल कुछ लोग शायरी बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फेमस भी हो रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? क्वालिटी ऑफ पीपल, बहुत सालों सदियों पहले कह गया ये आदमी ये बात। क्वालिटी ऑफ पीपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, आप लोगों ने, अगर आप लोग देखते हो तो आ, एक कॉमेडियन है जिसका नाम है जाकिर। उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, बड़ी वाहवाही हुई, उसको बहुत टीआरपी मिली। उसने क्या कहा कि काम 19 चलेगा, इंसान 20 होना चाहिए। उनका कहना था काम तो कोई भी कर ही लेगा, काम 19 करेगा चलेगा, पर आदमी 20 होना चाहिए। यही तो बात मिस्टर डेमिंग ने बोल दी बरसों पहले। क्या कह गए डेमिंग? इंसान अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप अच्छा बना देगा वो। सो पीपल इन द टीम इज द इम्पोर्टेंट। इंसान जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगा अगर आपकी टीम में लोग अच्छे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने प्रिंसिपल्स दिए टीक्यूएम के? 14। सर क्या पूरे याद रखने? नहीं, सिर्फ नंबर आपको याद रखना है, बाकी ये सब आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। पढ़ना चाहें आपकी चॉइस पे छोड़ता हूं मैं। इसमें से कुछ है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं आपको बता देता हूं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने एक तो कहा कि ये जो सबसे कम अमाउंट की बोली लगाते हैं, जो सबसे कम अमाउंट की बोली लगाते हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। जो सबसे बेहतर काम करके दे, भले ही महंगा करके दे, उससे काम करवाना चाहिए। तो लोवेस्ट बिड सिस्टम जो है, एक तो ये बंद होना चाहिए। दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है इसमें, वो है ये न्यूमेरिकल टारगेट्स देना बंद करो आप लोगों को कि आपको इतना सेल्स करना है, इतना बनाना है, उतना करना है। आप ये ध्यान रखो कि वो अपना प्रोडक्शन जब कर रहा है तो उसमें वो पूरा कमिटेड है। तो ये दो हैं जो आप चाहें तो अलग से याद रख सकते हैं, बाकी सब बड़ी जेनरिक बातें हैं। चाहें तो आप इन्हें रीड कर लें, चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं। दो बातें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैंने आपको बता दी। फिर कंटेम्प्रेरी स्कूल ने एक और कंसेप्ट दिया। क्या दिया उन्होंने? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। और कंटेम्प्रेरी स्कूल, कंटेम्प्रेरी थॉट में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया मिस्टर पीटर सेंजे ने। और पीटर सेंजे ने किताब लिखी। जब भी मैनेजमेंट में किसी को कुछ नया करना होता है, बंदा किताब लिख देता है। उसका नाम क्या लिखा? द फिफ्थ डिसिप्लिन, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली लर्निंग कैसे बना सकते हो, इसका थ्योरी किसने दिया हमें? पीटर सेंजे ने। क्या कहा पीटर सेंजे ने? देखो, पीटर सेंजे ने
बड़ी जेनरिक सी ही बात करिए, लेकिन लैंग्वेज आपको ऐसी लगेगी तो आप सोचोगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल कुछ होगा। पहले टेक्निकल बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पहले तो क्यों बनाना है? ताकि बदलती दुनिया के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बेस बढ़ती रहे और आप बदलती दुनिया की स्पीड के साथ अपने बिजनेस को मैच कर पाए। मैच अगर नहीं कर पाएंगे तो आपकी भी हालत नोकिया जैसी हो जाएगी, जो कि फोन मार्केट का लीडर था लेकिन अब मार्केट में दिखता भी नहीं है। 5 डिसिप्लिन उन्होंने क्या दिए इसके लिए? सबसे पहले अपने हुनर में हुनरमंद बनो, जो जो आप बेस्ट करते हो। देखो, अगर मान लीजिए आप एक क्रिकेट का मैच ले लें और उस क्रिकेट के मैच को अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप यूं समझिए कि अगर आप एक बैट्समैन हैं तो पहले आप अपनी बैटिंग को परफेक्ट बनाओ। उसके बाद जो आपको बेस्ट आता है वो आप अपने जूनियर के साथ शेयर करो। कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ है, उसको समझाओ कि कौन से ओवर्स के फेज में आपको धीरे खेलना है, कहाँ आपको विकेट बचाना है, कहाँ क्या करना है। फिर बनाओ मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल का मतलब क्या होता है? आज मतलब महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली, ये लोग, या विराट कोहली, मैं आपको दो बेसिक एग्जांपल्स दे देता हूं अगर आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं तो। मेंटल मॉडल को इससे आप समझना। मेंटल मॉडल मैं आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मेंटल मॉडल में कंफ्यूजन रह जाता है दिमाग में, समझ नहीं आता सर ये शब्द इसका मतलब क्या है। मैं दो क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक इंडियन क्रिकेट टीम, थोड़े टाइम पहले आप देख लें, या अभी जब रोहित शर्मा कैप्टन है तब आप देख लें, और एक इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का मेंटल मॉडल क्या है? वो टेस्ट मैच को भी वनडे और T20 की तरह खेलते हैं। वो एक ऐसी टीम है जिसके सामने फोर्थ इनिंग में 400 रन भी कोई बना दे तो उनको डर होता है कि ये तेज खेल के बना देंगे। मेंटल मॉडल। इंडिया की टीम को चलो हटा लो, पाकिस्तान की टीम को ले लो, थोड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप एक पाकिस्तान की टीम को लेकर एक मेंटल मॉडल क्या बना हुआ है? पाकिस्तान की टीम को लेकर मेंटल मॉडल बना हुआ है कि ये टीम 100 रन में भी हार सकती है, ये टीम आसान से आसान कैच छोड़ सकती है, ये जीता हुआ मैच हार सकती है, ये भरोसा है उनके ऊपर लोगों को। सो दैट इज कॉल्ड मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल का मतलब होता है जैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में माहौल होता है, जो आपकी टीम के मेंबर हैं, आपके जूनियर, आपके सीनियर और आप खुद, आप लोग मिलके एक इंप्रेशन क्रिएट करते हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जब हम बात कर रहे हैं एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां मेंटल मॉडल का मतलब क्या है कि जो मेरा ओपिनियन है वो आप सुने, जो आपका ओपिनियन है वो मैं सुनूं, आप मुझसे कुछ सीखे, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस बनेगा। दैट इज कॉल्ड मेंटल मॉडल। मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना सुना है ना अपन सबने बचपन में, वैसा वाला मामला है मेंटल मॉडल्स का कि ऑर्गेनाइजेशन में जब तक मेरा और आपका सुर नहीं मिलेगा तब तक मामला गड़बड़ है। सुर मिलने लगेगा तो हम एक दूसरे से सीखने लगेंगे। ये है 5 चीजें। 5 चीजें हमने बात की, पर्सनल मास्टरी की, मेंटल मॉडल की, शेयर्ड विजन की। अगर ये 3 चीजें बैठ गई तो पूरी टीम सीखेगी, टीम लर्निंग। जब कोई एक आदमी नई चीज सीखेगा तो वो सब सीखेंगे क्योंकि वो सबके साथ शेयर कर रहा है। एंड ये जो प्रोसेस है, देखो सेंट्रल बिल्कुल बीचों बीच क्या रखा है हमने? सिस्टम थिंकिंग को बीचों बीच रखा है। इसका मतलब क्या है? जब ये चारों रेगुलरली घूमते रहेंगे, जब ये सर्कल घूमता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई नई चीज सीखेगा और ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा। फिर इस सिस्टम में जब भी कोई नया इंसान या नया अथॉरिटी इंट्रोड्यूस होगा
तो वो इस सिस्टम का पार्ट बनेगा, उसको इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो देखेगा यहां तो ये कल्चर है। सिस्टम थिंकिंग को आसान भाषा में क्या याद रख सकते हो आप? कल्चर ऑफ लर्निंग। ये तो हो गई सारी की सारी टेक्निकल बात, ठीक है। अब मैं इस पूरे पीटर सेंजे ने जो कहा है ना आपको, इसको मैं आपको और आसान तरीके से बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लाइफ आप लोगों ने जो दुनिया में होते हुए देखा है उससे मैं आपको बताता हूं, उससे हम लोग सीखते हैं इसको। समझना, देखो ध्यान से समझना। मान लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूं, तो मेरे मेरे पिताजी टीचर हैं। आप सबको भी पता होगा, आपके पेरेंट्स जो भी वो काम करते होंगे, जिस भी वो जॉब में होंगे, वो अपने काम में एक्सपर्ट बने होंगे। मेरे फादर जिस दिन टीचर बने होंगे उस दिन तो टीचिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन जब मौका मिला, जब वो हमें पढ़ाने लगे, जब तक हमारी वो एज हुई कि हम उनसे पढ़े, तब तक उनको 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था टीचिंग में। तो जब मैं उनको देखता था या वो मुझे पढ़ाते थे, तो मैं देखता था वो अपने काम में कितने एक्सपर्ट हैं, और वो अपना लर्निंग और टीचिंग पैटर्न एक स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। जब वो एक स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, अब जनरेशनल गैप है। मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा यूज कर लेता हूं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो जब वो मुझे कोई चीज सिखा रहे हैं, मान लीजिए रामायण महाभारत या हिस्ट्री से रिलेटेड जब कोई बात वो मुझे बता रहे हैं, तब अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है तो मैं उनको बोल रहा हूं गूगल कर लेते हैं। देखिए गूगल में ये भी ऑप्शन है कि हम वॉइस कमांड दे सकते हैं। मैं उन्हें एआई टूल यूज करना अगर सिखा रहा हूं, तो मैं अपनी लर्निंग उनके साथ शेयर कर रहा हूं, वो अपनी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। जब ये होते हुए मेरी डॉटर या मेरा सन देखेगा, तो वो भी मेरे साथ यही चीज करेगा आने वाले टाइम में, और ये पास ऑन होता चला जाएगा। ये पीटर सेंजे का कहना था कि आप अपनी पर्सनल मास्टरी को जब शेयर करेंगे तो एक मेंटल मॉडल बनेगा, इससे पूरी टीम सीखेगी, और ये सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में रम गया अगर, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरेगा। बताइए, पीटर सेंजे की मन की बात आप सबको क्लियर है कि पीटर सेंजे क्या कहना चाहता था? इज दिस क्लियर? ये कहानियां आपको याद रखनी है, क्योंकि जब केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं, तो ये केस स्टडीज जो हैं इन्हीं कहानियों से समझ में आएंगी। टीम लर्निंग और सिस्टम थिंकिंग की हमने बात कर ली, और मैनेजमेंट के चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस मॉडल्स जो हैं इसके बारे में बात हम करेंगे कल। आज का जो हमारा डिस्कशन था उसको हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थ्योरेटिकल है, बट हमने सारी बातें एग्जाम्पल और कुछ कंसेप्ट्स के साथ की है। डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताइए आप लोग मुझे। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा मैसेज समझ में आया हो कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहाँ आप सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते, यहाँ पर आपको चीजें समझनी भी पड़ेंगी, उन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना पड़ेगा। सुनने पढ़ने में ये आसान लगती हैं, बट अगर आप इनको एवरेज व्यू में याद करोगे तो फिर मुश्किल बन जाती है चीजें, इनका इम्प्लीकेशन। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स भी इसमें देता चलूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। कल मंडे है, मंडे हमेशा हमारा ऑफ होता है। ट्यूसडे को मिलते हैं और हम चैप्टर नंबर 1 का जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो, और आखिरी के अंदर बात करेंगे हम प्लानिंग की। तो कल हम नेक्स्ट सेशन में लगभग 2 टॉपिक जो है कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।
Thank you guys. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very much. Thanks to all of you. Thank you very much. Good night. Good night, guys. Good night.